फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आज बात करेंगे फेस्को के हवाले से। प्राइवेटाइजेशन, हर तरफ प्राइवेटाइजेशन का जिक्र चल रहा है। अगर बात करें एहतजाज की, तहरीकें भी अपने अरूज के ऊपर है। उसातिज़ा हैं, आपका है और मुख्तलिफ तंजीमें हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हर कोई अपने हकूक़ के मुतालबात के लिए जंग लड़ता नज़र आ रहा है। वो जंग किस चीज़ की है, वो क्या मुतालबात अपना सामने रखते हैं। ख़ास तौर पर फेस्को के हवाले से जो यूनियन का एहतजाज है वो किस हद तक जाएगा, क्या रंग लाएगा, क्या गुल खिलाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि एक जिक्र किया जाता है और ये हुकूमत के सामने देखते हैं हुकूमत के घुटने किस हद तक टिकते हैं। क्योंकि जो गया है, वैसे अमूमन इस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कंटेनर देंगे। अब ये नहीं पता था वो थाने वाला कंटेनर होगा या वो मार कुटाई वाला कंटेनर था, क्योंकि इन्होंने कंटेनर का वादा किया लेकिन कंटेनर कोई और मिल रहे हैं। अभी अवैस अली मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और ख़ासतौर पर फेस्को को डील करते हैं, तो इनके हवाले से आगाज़ करूँगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनसे ले लें कि बेसिकली इस वक्त चल क्या रहा है, फिर आगे यूनियन के नुमाइंदगान हमारे साथ। थोड़ा सा इधर आ जाए। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त जो एक यूनियन है, इनका थोड़ा तारुफ भी करवा दें, इस वक्त इनके मुतालबात है क्या और कहाँ खड़े नज़र आते हैं? जी बिल्कुल बिलाल भाई, हुकूमत की जानिब से जो है वो फेस्को को भी प्राइवेट करने के हवाले से इस बार जो इकदामात हैं वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत खासे तेज़ दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस पर जो है वो कमेटी भी बनाई गई और कमेटी की जानिब से तमाम तर जो मसूदा है फेस्को का वो तैयार करके मिनिस्ट्री को भिजवा दिया गया है कि कितने सार्फिन हैं फेस्को के। 40 लाख से ज़ायद सार्फिन हैं और इसके साथ साथ जो है वो फेस्को में इस वक्त रिकवरी माहाना वार जो है वो 18 से 20 अरब रुपया है। सालाना 250 करोड़ रुपया, 250 अरब रुपया जो है वो फेस्को कमाती है। ये तमाम तर तफसीलात मिनिस्ट्री की भेज दी गई हैं कमेटी की जानिब से। तो खासा तेज़ दिखाई दे रहा है इसको जो है वो प्राइवेट करने के हवाले से। दूसरी जानब आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जिसने हर दौर में जो है वो प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत की है, उनका ये मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया गया है हुकूमत की जानिब से, तो उसकी मिसाल सामने है। ना तो वो मुलाजमीन के हक़ में हैं और ना ही जो है वो सार्फिन के हक़ में हैं। आए रोज़ के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं। अगर तो उसका तजर्बा अच्छा है तो उसको फेस्को, लेस्को, दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। अगर उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं तो हुकूमत को इसके मतलब होश के नाखुन लेने चाहिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर अपने अपने दफातर में एहतजाज भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से इस तमाम तर प्रोसीजर को ना रोका गया और हुकूमत बाजिद रही कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो करनी है, तो उसके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में जाके आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन जो है वो एहतजाज करेगी, क्योंकि इसके बहुत से मसाइल हैं। पहली बात यह है कि जैसे ही प्राइवेट किया जाएगा फेस्को को, लेस्को को, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, तो हुकूमत जो है उसके मतलब लमसम पॉलिसी लेके आ रही है कि उस पर जो नया अमला है वो भर्ती किया जाएगा, जिसमें ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही जो है वो जो दीगर सहूलियात दी जाती हैं कंपनीज़ की जानिब से, बल्कि तनख्वाहदार जो है वो मुलाजमीन को रखा जाएगा और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं होगी। और सबसे एक सवाल, इससे आम आदमी के ऊपर किस हद तक बोझ पड़ सकता है? इससे आम आदमी पर ये बोझ पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही कंपनीज प्राइवेट होंगी तो जो प्राइवेट मालकान होंगे, जो इसके करता धरता होंगे, वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आएंगे। जैसे के इलेक्ट्रिक में अब दिन ब दिन लोड शेडिंग हो रही है मगर कोई कार्रवाई खातिर ख्वाह नज़र नहीं आ रही। इस तरह जैसे फेस्को, लेस्को है, इसको जब प्राइवेट किया जाएगा तो जो सार्फिन के घरेलू, डोमेस्टिक, कमर्शियल और बिलखसूस फैसलाबाद एक सनती शहर है, बड़े इंडस्ट्रियल सार्फिन है, उनके जो मसाइल होंगे अब वो प्राइवेट जो इसको प्राइवेट ठेके पर लेंगे और वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आएंगे। तो जो मसाइल होंगे, जैसे अब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, हम दिखाते हैं, उस पर एक्शन भी दिखाई देता है और उस पर अमल दरामद भी होता हुआ दिखाई देता है। जब प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो इससे लोगों के जो मसाइल होंगे वो के इलेक्ट्रिक की निस्बत, जैसे हमने तजर्बा करके देखा है, वो जल्द हल होते हुए नहीं दिखाई देते और जो मसाइल हैं उन पर जो है वो कंपनीज की रिकवरी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती उतनी स्पीड से जितनी कि अब दिखाई दे रही है फेस्को में, लेस्को में। के इलेक्ट्रिक में ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ही मुल्क में ऐसी कंपनी है जिसको एक तजर्बा है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त के तनासुब से हम आगे चलेंगे। और एक इन्होंने पॉइंट कहा कि डेफिनेटली आवाम के जो मसाइल और आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर नहीं किए जा सकेंगे और ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। हमारे साथ डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी भी, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। पहले एक दोस्त मौजूद है, इनसे बात हल्की सी, क्या मैं वर्कर्स का थोड़ी मौक़िफ़ सुनना चाहता हूँ। एक आम वर्कर पर किस हद तक बोझ पड़ जाएगा इस प्राइवेटाइजेशन से? डॉक्टर्स कहते हैं कि हेल्थ का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, उसातिज़ा कहते हैं जी बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट कहती है कि हम तालीम के अंदर भी और सेहत के अंदर भी फोकस किए हुए हैं और वो फोकस ऐसा है कि इस वक्त सारा आउट हुआ फोकस। इस वक्त फेस्को को आप कैसे देखते हैं?
अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि जिस तरह की इमरान खान की पहली पॉलिसी थी कि जब ये अपोजिशन में थे इन्होंने बिल जलाए, इनके एमपी जो इनकी एमएनए हैं मियां हबीब फरगीब साहब ख़ास तौर पर हमारे साथ कंटेनर पर आते रहे हैं। अब जब इसके बरक्स ये गवर्नमेंट में आ गए हैं तो उन्होंने वही डगर पे चल पड़े हैं दोबारा साथ। तो ये जहाँ तक भी जाएंगे ये देखिए जब प्राइवेट करेंगे डिपार्टमेंट को, इसके अंदर आम वर्ग के साथ मसला बनेगा। तनख्वाहें टाइम से मिलती थी वो टाइम से नहीं मिलेंगी। जो नई इंतजामिया आएगी उसकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी सारी, ठीक है ना। उस पर आम पर उसके बाद कंज्यूमर का हवाले से देख लें आप, रेट बढ़ जाएंगे। फैसलाबाद खासतौर पर सनती इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस पर मसला बनेगा। तो ओवरऑल ये पॉलिसी हम बिल्कुल नाकस है, इसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जी। आगे मौजूद है हमारे साथ अहदेदार मेन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे देखते हैं कि यूनियन आखिरकार क्यों हुकूमत के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करती? क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ राय की वजह क्या है और किस हद तक डटे हुए नज़र आते हैं आप? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुनीर गनी पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन डिप्टी चेयरमैन फैसलाबाद रीजन का हूँ। तो हमारे जो इख्तलाफात नहीं है हमारे गवर्नमेंट के साथ, हम तो सिर्फ गवर्नमेंट को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भी पहले गवर्नमेंटें आई हैं उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान साहब से हम ये तवक्का नहीं कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा जो ना नारा एक ही लगाया है करप्शन का। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन है ये सबसे बड़ी करप्शन है, क्योंकि ये जो भी कंपनियां ये बेचेंगे वो कोड़ियों के भाव बेचेंगे। इमरान खान साहब को शायद ये इल्म ही नहीं है कि जो इसकी वैल्यू लगाई हुई है ये IFC ने लगाई है। जो 10 साल की जो पहले की चीज़ें हैं वो ज़ीरो वैल्यू है। हमारे 80% जो ट्रांसफार्मर है वो 10 साल से पहले के हैं। इसका मतलब है कि वो मुफ्त में जाएंगे। हमारे जो 90% खंभे हैं वो 10 साल से पहले के हैं, और हमारी जो केबल्स हैं वो सारे मीटर्स हैं वो 10 साल से पहले के हैं। और इसके बाद जो हमारी लैंड वैल्यू लगाई हुई है, जो 1 करोड़ रुपया मरला तक जगह है वो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मरला लगाई हुई है। अब इमरान खान साहब को ये समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी करप्शन ये है। वो हम इमरान खान साहब से ये तवक्का नहीं कर रहे थे कि वो अदारों को प्राइवेट बेचेंगे, और इसका नुकसान अवाम को भी है, मुलाजमीन को भी है, पाकिस्तान को भी है। और हमारे लीडर जनाब मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खर्शीद अहमद साहब जो ना वो उन्हें पता है कि ना इसका फ़ायदा मुल्क को है, ना इसका फ़ायदा मुलाजमीन को है, ना इस मुल्क की आवाम को है, और वो सरासर नुकसान ही नुकसान है। इसका फ़ायदा सिर्फ उस बंदे को होगा जो वो ये कंपनियां ख़रीदेगा, क्योंकि जो भी ख़रीदेगा, जिस तरह इमरान खान साहब को पता है कि आज भी जो प्राइवेट कारोबारी करते हैं वो कि गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता, वो दिन रात वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ाया, लेकिन गवर्नमेंट को कोई पता नहीं। इसी तरह जो भी बंदा इस अदारे को ख़रीदेगा वो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ाएगा, अपनी मर्ज़ी से अपनी कीमत लेगा और अपनी मर्ज़ी से उस बिजली पे प्रॉफिट लेगा। सर इसलिए हमारा ये इख्तलाफ है कि ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। अगर किसी के भी फ़ायदे में हो तो हम जो लोग ना इसके हक़ में आ सकते हैं। इसलिए हम इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा इस अदारों को अपने जहन से सोचें, ना कि IMF के जहन से जो ना इसको सोचें, इसको जो ना प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाए। किस हद तक जाने के लिए यूनियन तैयार है? क्योंकि वो अगर फैसला किए बैठे हैं तो आप लोग किस हद तक फैसला किए बैठे हैं? किस हद तक मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं? किस हद तक रिलैक्सेशन हो सकती है? किस हद तक बात हो सकती है, निगोसिएशन हो सकती है, डायलॉग हो सकती है? देखिए जी, अभी तक तो हमारा एहतजाज जो है ना वो सिर्फ सड़कों पर, हम सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने इस बात पे हमारी गौर ना किया तो फिर यही है कि हम जो ना हमारा अपना जिस तरह पिछले नवाज शरीफ दौर में जब गवर्नमेंट ने कानों पे कोई जूं नहीं रेंगी थी तो फिर हमने मजबूरन आके गवर्नमेंट का फाइनेंस बंद किया था, गवर्नमेंट का लिंक बंद की थी। तो इस तरह का हम कोई ना कोई इक़दाम हम अपने मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खर्शीद साहब की क़ियादत में हमें जिस वक्त भी जो भी वो हुक्म देंगे हम इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। अब हमें उन्होंने 17 तारीख को जो है ना इस्लामाबाद की कॉल दी है, वहाँ पे हम धरना देंगे। अगर उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे गौर ना किया तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो खर्शीद साहब का हुक्म होगा हम इसको मनोअन पूरा तस्लीम करेंगे और उस पर पूरा उतरेंगे जनाब। उस पर पूरा उतरा जाए, जो आला क़यादत के अहकामात होंगे, हिदायतनामा होगा, मशवरे होंगे, या जो भी डिसीजन होगा उसके ऊपर उतरा जाएगा। और इस वक्त यूनियन जो है इस हद तक मुतमईन है, इस हद तक इत्तेफाक है कि तमाम वर्कर्स के साथ उस हद तक जाया जाएगा जिस हद तक हुकूमत के घुटने न टिक जाएँ। और जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, जो इक़्तिदार के अंदर ऐवानों में बैठे लोग हैं, उनके घुटने टिकने पर मजबूर करेंगे कि आप कंटेनर पर खड़े थे, आपको माजी की यादें भी दिखाएंगे ताकि आपको ये एहसास हो सके कि आप कौन सा जुल्म करने जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का मकसद वही है, क्योंकि मैं बारहा कहता हूँ मेरे प्रोग्राम का मकसद और मेरा एक मकसद होता है सिटी 41 का कि अदारों को मजबूत करने के हवाले से बात की जाए कि हमारे जो अदारे हैं उन्हें मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तब्दीली सरकार जब से आई तो एक नारा लगाया है प्राइवेटाइजेशन का। वैसे उन्होंने नारा लगाया नहीं था, लेकिन अब एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं हर अदारे के अंदर। मेरे ख्याल में मैं पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, दिसंबर और जनवरी निकालने तो उससे पहले भी एहतजाजी सिलसिला कार चल रहा था। जैसे ही जनवरी झटा है, सर्दी झटी है, धुंध झटी है, तो एहतजाजी तरीक़ें दोबारा शुरू हो गई हैं। उस्ताज़ा हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी देखें इस वक्त एहतजाज पर नज़र आता है, अपने मुतालबात के हक़ के लिए बाहर निकलते नज़र आते हैं। एक इदारा फेस्को है जिसकी पहले हम बात भी करते आ रहे हैं, उसे निजकारी का फैसला किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान में नंबर 1 पे जा रहा है। फिर निजकारी किस चीज़ की है, फिर आखिरकार कौन सा काम नहीं कर पा रहे जो आप इनसे लेना चाहते हैं। अब हमारे साथ उनके और मज़ीद कुछ नुमाइंदगार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त आपके ख्याल में निजकारी क्यों हुकूमत करने जा रही है, आपके क्या इस पर मौक़िफ़ है? क्यों पहले भी दोस्त कुछ इस पर इज़हार ख्याल कर चुके हैं, आप इसे कैसे डिफ़ाइन करें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ और अपने सारे अमल दरामद होते हैं। पहले की हुकूमतों की तरह इस हुकूमत ने भी बहुत सारे वादे किए थे जो बिल्कुल भी नहीं पूरे किए, और उन वादों के बरक्स अब ये हुकूमत पहली वाली हुकूमतों की तरह ही जो है ना उसी डगर पे चल पड़ी है। अदारों की प्राइवेटेशन मुल्क के लिए नुकसानदेह है और बेसिकली सबसे ज़्यादा आवाम के लिए और उन मज़दूरों के लिए जो इससे मशक्क़त करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सबसे ज़्यादा इसका असर महंगाई पर होगा, और जिस तरह पेट्रोल दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, प्राइवेटेशन की वजह से बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। जिस तरह के इलेक्ट्रिक कराची की उसकी कीमतें और पंजाब की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनकी कीमतों में बहुत फ़र्क है। ना उनका निज़ाम दुरुस्त है, ना उनके मुलाजिम खुशहाल हैं। इसी तरह फेस्को में अगर आप इस चीज़ को लेते हैं तो फेस्को पाकिस्तान की नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हर लिहाज से, रिकवरी के लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से जो है ना वो पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। अब इसको प्राइवेटेशन करने के लिए हुकूमत जा रही है। इस सिलसिले में जो है बहुत सारे इक़दाम भी किए जा चुके हैं। वो मुलाजमन जो इस खदशात से निजकारी के ख़िलाफ़ जलसे जुलूसों पर आ गए हैं, इसी तरह जो भी सिलसिला हुआ हम इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन करेंगे। जो भी हमारी यूनियन और हमारे बड़े इस सिलसिले में फ़ैसला करेंगे, इसके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज भी करेंगे, और इसके निजकारी के ख़िलाफ़ जो है ना वो जिस तरह का भी एक्शन लेना पड़ा वो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। एक तासुर दिया जाता है कि निजकारी जब भी किसी इदारे की जाती तो उसकी बेहतरी की तरफ बढ़ा जाता है, और जो लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं वो उन्हें, मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं कि काम चोर होते हैं और वो अपने काम से भाग रहे होते हैं। इस चीज़ को कैसे कंडेम करेंगे, इस चीज़ को कैसे आप तरदीद करेंगे जब बयान करेंगे कि हुकूमत की तरफ से ये जो बयानिया आता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो तो ये बयानिया वो सबसे आगे रखते हैं जी ये काम नहीं करना चाहते इसलिए भाग रहे हैं। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही नाफिज की जाती है। अगर ये मामला हो तो फेस्को टॉप पर ना हो। फेस्को को पिछले 2 साल पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था, उसकी कारकर्दगी के लिहाज से फेस्को जो है तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में टॉप पर आई थी रिकवरी के हिसाब से, और इसी तरह जो भी लैंड लॉसेस के हिसाब से, और सबसे बढ़कर जो है वो मज़दूरों की मेहनत और सारे सिलसिला जो है वो इनकी कोशिशों की वजह से मेंटेनेंस हर चीज़ जिस तरह की भी रिकवरी को आप जो है ना इसमें ऐड कर लें, हर तरह से मज़दूर मेहनत और मशक्क़त करके इसको जो है ना वो फरिश्त जो है टॉप पर लेकर आते हैं। अगर ये टॉप पर लाने के लिए ये सारा सिलसिला मज़दूरों के सर जाता है तो फिर प्राइवेटेशन का किसी सूरत में भी कोई जवाज़ नहीं बनता। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके असरात आम शहरी पर, आम आवाम पर, आम शख्स पे क्या मुरतब हो सकते हैं? फैसलाबाद के बासियों पर, फेस्को के यूज़र्स पे क्या मुरतब? सबसे पहले तो लाजमी बात है जो शख्स इसको ख़रीदेगा वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसमें रेट्स बढ़ाएगा, जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी और आवाम के लिए भी मसला बनेंगे। और उसके बाद लाजमी बात है कि वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी सिलसिला करेगा उनमें से मुलाजमत पर जो लोग हैं उनमें से मुलाजमत को माइनस करने के लिए, या जो ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिसियों वाले मुलाजम हैं उनको सबको इनसे इन्हास करने के लिए, और सारा सिलसिला जो है ना वो मज़दूरों पर आएगा और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी।
जिस तरह के पहले ही हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का सिलसिला चल रहा है, इसलिए जो ये प्राइवेटेशन है हर तरह से ही मुल्क के लिए, आवाम के लिए हर तरह से ही जो है ना वो ख़तरनाक है। यूनियन किस हद तक जाने के लिए तैयार होगी? वर्कर्स किस हद तक मुतहद हैं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि एक क्लास को वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि आप ज़रा हमारी साइड पे आ जाएं, उनको हाथ उठ फेर के राज़ी कर लिया जाता है या मराहत दे दी जाती हैं, तो एक दूसरा ग्रुप जो एहतजाज वाला होता है वो निगलेक्ट हो जाता है। जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले भी जो आल पाकिस्तान वापडा इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन है वो CBA है, और CBA ने पहले भी ये सिलसिला एहतजाज का किया था। जब पिछली हुकूमत थी तो यहाँ तक हो गया था सिलसिला कि हुकूमत मजबूर हो गई थी हमारे लीडरान से मुज़ाकरात करने के लिए, और मुज़ाकरात में ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की थी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये प्राइवेटेशन जो है हर लिहाज से मुल्क के लिए जो है ना नुकसानदेह है। अब भी इंशाल्लाह जो भी सिलसिला हुआ, लीडरान जो भी फ़ैसला करेंगे, हमारे बुज़ुर्ग जो भी फ़ैसला करेंगे, उसके लिए इंतहाई कदम उठाने के लिए मज़दूर और यूनियन हर तरह से तैयार है। यूनियन हर तरह से तैयार है। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि यूनियंस जो हैं अमूमन उनका एक बहुत ही मनफी चेहरा बना के पेश किया जाता है, जबकि अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो यूनियंस जो होती हैं वो मज़दूर के, वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक और पर्सपेक्टिव जो है वो शो किया जाता है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं, इसे कैसे बयान करते हैं कि आपकी यूनियन किस हद तक तैयार है इस चीज़ को आगे लेके जाने में, और हुकूमत आखिरकार डायलॉग पर क्यों तैयार नहीं होती? ये तो वो गवर्नमेंट है जो कि हमेशा हर बात कहती थी बैठ के बात कर लें, बैठ के बात कर लें, अब लेकिन बैठ के कभी किसी से बात नहीं करना चाहते, सब स्टेक होल्डर्स को साइड पे रखती है। जी, मैं मियां साजिद हुसैन, सेक्रेटरी फॉर प्रेस एंड इंफॉर्मेशन, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये गवर्नमेंट में नहीं थी ये हुकूमत, मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव और बिलखसूस मियां फ़रक हबीब साहब, जब हम उस दौर में प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ निकल रहे होते थे तो मियां साहब हमारे कंटेनर पे हुआ करते थे। मियां साहब को याद होगा, अगर उनको याद नहीं होगा तो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं उनको ऑन दी रिकॉर्ड भी उनको जो है वो हम याद दिला सकते हैं कि आप उस अल्फाज में कहें कि तुम्हें याद हो ना हो, हमें कुछ कुछ याद है। तुम्हें याद हो कि ना हो, लेकिन हमें कुछ कुछ याद है कि मियां साहब आप ज़िला कौंसल चौक में हमारे साथ हुआ करते थे, आप हमारे दस्तों बाजू हुआ करते थे, आप ये कहते थे कि हम आपके दस्तों बाजू हैं। और मोहतरम मियाँ अब जो मोहतरम इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो उनकी ज़बान में बात किया करते थे कि मैं उनका मैसेज लेकर आया हूँ, आपके कंटेनर पर मैं इसलिए हूँ। तो ये उनके ज़हन में ये शायद गलत बात है, ये कोई खदशा है कि यूनियन जो है वो यूनियन जो होती हैं वो अपने मुलाजमीन की प्रोटेक्शन के लिए हुआ करती हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म CBA यूनियन के प्लेटफॉर्म से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर ये अदारे को प्राइवेट करते हैं तो हमारे मुलाजमीन का उसमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जैसे के इलेक्ट्रिक की मिसाल उसके सामने मौजूद है, वहाँ जो मुलाजमीन हैं वो भी ख्वार हो रहे हैं, और जो उसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं उनके वो भी ख्वार हो रहे हैं, ये सामने मौजूद है आपके। और आप चूँकि प्रेस से आपका तल्लक है, आप तो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। मैं क्योंकि ये चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने बिल जलाए, उन्होंने कहा, बल्कि शेख रशीद साहब का मुझे ननकाना वाला बयान याद आता है, मारोगे, मरोगे, जलाओगे, घिराओगे, जो भी इंतशार फैलाने वाली। अब वो चीज़ें जो बातें उन्होंने खुद कही हैं, आप भी कह रहे हैं, हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं जो आप कहते रहे। हर कोई आजकल PTI को याद दिला रहा है कि जो आपने कहा है, लेकिन इतनी याददाश्त कमज़ोर नहीं है वैसे इस जमात की, तो फिर आपको क्या समझ 22 साल जदोजहद के बाद आम आदमी को आज इस हद तक सप्रेस किया जा रहा है कि हर कोई चीखता नजर आ रहा है। मैं इस रेफरेंस में बात करूंगा कि क्या तकदीर ने इसलिए चनवाए थे तिनके, कि क्या तकदीर ने इसके लिए चनवाए थे तिनके कि बन जाए निशेमन तो कोई आग लगा दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपका मौक़िफ़ तो हमारे साथ था। आप अब जैसे वो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि आप यूटर्न ले लेते हैं, आपने यूटर्न ले लिया। जैसे मैं और भी थोड़ी सी बढ़ चढ़ के अगर बात करूं, चूँकि हम अब ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर के गयूर और जुर्रतमंद लोग हैं, तो हमें पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब भी पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब भी बात किया करते थे तो वो सानिया मॉडल टाउन की बात साथ किया करते थे।
जब इनको गवर्नमेंट मिल गई तो आज यानी कि उस दिन से लेकर आज तक इन्होंने सानिया मॉडल टाउन की बात नहीं की। वो मजलूमों का क्या कसूर है? और इसी तरह ये मजदूरों के हकूक की बात किया करते थे। और मुझे भी याद है धोबी का एक मिनट मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें कि देखिए ये कहते होते थे कि भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है। और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, मोहतरम मियां फरक हबीब साहब, मोहतरम शेख रशीद साहब, हमने भी वोट दिए हैं। ये जो इतने मजदूर हैं इन्होंने वोट दिए हैं और फिर जाके आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको गवर्नमेंट फिर मिली है। आप हमारे वोट को इज्जत दो। हम ये चाहते हैं कि मुलाजमीन के वोट को इज्जत दी जाए, ऐसे नहीं हम होने देंगे। आपको पहले भी पता है कि नवाज शरीफ ने भी ये चाहा था, हमने उसको भी ये नहीं करने दिया। हम आपको भी हम बबांगे दोहल कहते हैं कि हम अपने कायद खुर्शीद खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और हमारा एक एक वर्कर जो है वो आखिरी सदा तक जा सकता है। और इंशाअल्लाहुल अजीज जब हमें ऊपर से कॉल आ गई तो हम फिर दमादम मस्त कलंदर से बाज नहीं आएंगे। दमादम मस्त कलंदर से बाज नहीं आएंगे। मैं एक जुमला इनके दरमियान कहना चाहता था, याद माजी अजाब है साहिब, ये बड़ा फ़िक्रा बोला जाता है। तो याद माजी है ना खान साहब, अब आपकी तकारीरें भी महफूज हैं और ये जो इनकी आवाज़ थी, मैं इसके अंदर फिर एक जुमला ऐड करना चाहूँगा जो मैं बारहा कहता हूँ। खान साहब आपका कसूर एक बहुत बड़ा है, आपने ज़ुबान दी है इस कौम को, क्योंकि कहते थे ये कौम बहुत जाहिल है आपके मुताबिक। आपने इनको बताया कि दूसरी पार्टियां करप्ट हैं, लेकिन अब ये बोल रहे हैं आपके ऊपर, अब जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बाशऊर हो गए हैं और इसका क्रेडिट आपको जाता है। ये आपने बाशऊर किया है, लेकिन इस बाशऊर कौम की आवाज़ सुनने खान साहब मेरे कप्तान, आप माई बाप हैं। बड़े लोग कहते हैं लेकिन मेरे ख्याल में माई बाप भूल जाते हैं, लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि मैं इनको अपनी औलाद की तरह जानता हूँ, लेकिन बाप कभी कभी दस्ते शफकत, मैं तो वैसे हमेशा बाप दस्ते शफकत करता है, लेकिन आप कभी कभी कर दिया करें। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ रीजनल चेयरमैन होंगे। उनसे पहले एक वो मुलाजिम जिनसे पूछें कि कैसे गुजर बसर होगा, कैसे होता है और क्या अफेक्ट एक आम मुलाजिम के ऊपर पड़ेगा। यूनियन के लोगों के साथ तो हमने बातें की हैं और करेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक आम मुलाजिम की अगर हम अदाद शुमार लगाएं, जब फैक्ट्स देखें तो एक फैसलों का छोटा मुलाजिम, आम मुलाजिम, जब मुलाजिम जो ये छोड़ दे कि किसी भी यूनियन से बाहर है, उसको ये प्राइवेटाइजेशन किस हद तक अफेक्ट करे? ये प्राइवेटाइजेशन एक साजिश है, ये मुल्क व कौम के साथ भी, अदारों के साथ भी और ख़ास तौर पे मुलाजमीन और मज़दूर के साथ भी। जो मज़दूर पूरी ज़िंदगी अपनी दे चुका है इसको, अगर उसे आज रिटायर कर देंगे बिला मुआवजा या उसे जॉब से हटा देंगे, जो कि प्राइवेट का जो भी आएगा, आजर आएगा, जो ख़रीदेगा, वो उसे लाजमी बात है कि वो उसको पे पेंशन, उसको कुछ भी सहूलियत नहीं देगा, तो वो बेरोज़गार हो जाएगा और वो किसी काम दूसरे अदारे में जाके, उसका तजर्बा फेस्को का है, किसी और काम के लिए वो कर ही नहीं सकेगा, तो वो बेरोज़गार होकर उसके बच्चे रुल जाएंगे, उसको माशी तौर पे बिल्कुल वो बेसहारा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो प्राइवेटाइजेशन का नुकसान है कि ये एक सर्विस है, सर्विस जो होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। जैसे एजुकेशन है, पूरी गवर्नमेंट उसके ऊपर पैसा लगाती है, उससे कमाई नहीं करती। सर्विस में भी हालांकि फेस्को और कंपनियां कमा के दे रही हैं, प्रॉफिट में भी हैं और इसमें इस्लाहात की जा सकती हैं। कमाऊ पुत्तर ही मार दे। हाँ जी, ये बेचने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने अदारे को बेच के अपने इख्तियारात गवर्नमेंट किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में देगी। जब भी कोई एमरजेंसी होगी, कोई जंग लगेगी, कोई हमें पावर चाहिए होगी, तो ये पावर किसी और के हाथ में होगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। हमें हर तरह से खसारा ही खसारा है, कौमी सतह पे, अवामी सतह पे, कंज्यूमर की सतह पे। कंज्यूमर पे देखें, अब आप सब्सिडीज़ देते हैं, एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ हैं और लाइफ लाइन्स हैं। लाइफ लाइन्स मतलब 50 यूनिट से कम वाले कंज्यूमर जो बिल्कुल गरीब हैं, उनको 2 रुपये यूनिट तकरीबन पड़ता है। और कौन देगा? अगर आजर आ जाएगा, कोई कारोबारी आ जाएगा, तो वो किसी को नहीं दे सकेगा ये सहूलतें। और ये एक सर्विस है, सर्विस को गवर्नमेंट ने बढ़ाना होता है, ख़त्म नहीं करना होता। कोई अच्छी गवर्नमेंट जब भी आएगी, जब इमरान खान साहब अपोजिशन के लोग थे तो ये प्राइवेट करने के ख़िलाफ़ थे, अब ये प्राइवेट करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि IMF ने कर्जा नहीं देना। IMF की बातें मान के कर्जे लेके अपने अदारे बेचने हैं, और बेचने भी वो हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। और ये बात हमें तो समझ आती है, क्योंकि प्रॉफिटेबल जो अदारा है वही सेल होगा। अगर कोई कहेगा कि वो फ़लाँ अदारा तो खसारे में है,
आप वो अदारा लें तो वो कौन लेगा, दूसरा बंदा तो नहीं लेगा। ये तो प्रॉफिटेबल है। एक प्रॉफिटेबल चलते अदारे को गवर्नमेंट और इस्लाहात उसमें लाए, उसमें सब्सिडी ख़त्म कर दे, कम कर दे, उसमें जो सहूलियात हैं वो बढ़ाए अवाम के लिए। जो मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे जो सब्सिडी है दे रही गवर्नमेंट, या हमारी उससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, अगर ये सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, तो मुल्क का नुकसान ही नुकसान है। किसी सूरत भी मुल्क को फ़ायदा नहीं है। मज़दूर तो बेचारे पिस जाएंगे, इसके साथ साथ कंज्यूमर, मुल्क और हर तरह का नुकसान है। प्राइवेटाइजेशन एक साजिश है। बराए मेहरबानी जिस तरह आपका जहन पहले था हुकूमत से पहले, हुकूमत के आके भी आप इसको अपना वही मौक़िफ़ रखें तो बेहतर है, वरना हमारे जो एहतजाज स्टार्ट हो चुके हैं, एहतजाज पे जनाब खुर्शीद साहब हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जहाँ भी हमें कॉल करेंगे, हम सर हर तरह का इकदाम उठाने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे। प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक आम वर्कर का सिर्फ मौक़िफ़ सामने रखा है और ये बहुत सिंपल बात है। जब प्राइवेटाइजेशन होगी सबसे पहले मुलाजमिन की कटौती होगी। 1000 है, इन्हें 500 कर दें, और जिनकी ये जो इन्होंने कहा कि सब्सिडीज़ हैं वो तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी और इसके ऊपर हुकूमत फिर कुछ भी नहीं कर सकेगी। क्योंकि ख़ास तौर पे हमारी इस टेक्सटाइल सेक्टर जिसको इस वक्त 9 सेंट पे बिजली मुयस्सर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बेचनी है, फिर किसी को किसी रेट पर नहीं बेची जा सकती। सरफराज साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल चेयरमैन है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अमूमन होना तो सरफराज साहब ये चाहिए कि जो अदारे खसारे में हैं उन्हें बेच दें या उन्हें चढ़ा दें। ये तो वो खूह खाते चढ़ाई जा रहे हैं जो कि खुद मुनाफे में है, और जो कमाऊ पुत्र तो कोई मारता नहीं होता बल्कि उसको देसी घी खिलाया जाता है ताकि और पले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, फेस्को का तो नाम पूरी दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि हमारी रिकवरी 100% है, कई दफ़ा 100 से बढ़ जाती है। एक चीज़ फ़रोख्त की जाती है 100 रुपये की, अगर उसकी वापसी 100 रुपये आ जाए तो उसको बेचने की क्या ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया में अमेरिका मुल्क है, उसमें लासेज 1 डिजिट पे है। अल्लाह के फजल से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शुरू दिन से 1 डिजिट पे है लासेज के लिहाज से, और SOP के मुताबिक, कानून के मुताबिक हर 10 साल बाद यार्ड स्टेक को रिवाइज़ किया जाता है, और हर 5 साल बाद जो हमारी रूटिफिकेशन है ना लोगों के कनेक्शंस की, अकाउंट नंबर्स की, उसको भी रिवाइज़ किया जाता है, यानी देखा जाता है। तो चाहिए तो ये कि हमारे तकरीबन 42 लाख के लगभग कस्टमर हैं, तो SOP और कानून के मुताबिक हर 10 साल बाद यार्ड स्टेक रिवाइज़ करने के बाद तकरीबन 42,000 ही हमें हमारे मुलाजम होने चाहिए, मगर तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि यार्ड स्टेक रिवाइज़ नहीं हुई। इस वक्त फेस्को की जो सैंक्शन पोस्ट है वो 23,000 हैं, मगर काम कर रहे हैं सिर्फ 13,000। 10,000 तो पहले ही वेकेंट हैं, मतलब काम कर रहे हैं 13,000, यानी 40% तकरीबन स्टाफ जो कम है, ऑफिसर भी कम है और स्टाफ भी कम है। और अल्लाह के फजल से हमारे लमसम 115 के करीब ग्रेड स्टेशन है और 1100 के करीब हमारे जो 11 के वी लाइनें हैं, यानी कि 11,000 के वी के 11 के वी के फीडर हैं। और दूसरी जो सबसे कीमती बात है कि हमारी जो कैटेगरी है ना, हमारे फीडरों की जो कैटेगरी है वो पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन है, क्योंकि वो आ रही है कैटेगरी 1 में। यानी अगर किसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम भी है ना तो उसको भी मेहनत करके हमारे अफीसरान की, अरशद मुनीर साहब की हिदायत पर हमारे अफीसरान ने और हम सब लोगों ने उस पर वर्क करके अल्लाह के फजल से उनको भी जो कैटेगरी 1 पे लाए हैं। अच्छा, हमारे कंज्यूमर बहुत अच्छे, प्यारे और बड़े इंसाफ वाले हैं। बिजली चोरी ना होने के बराबर है फेस्को में, अल्लाह के फजल से बिजली चोरी ना होने के बराबर है। अगर कोई ताकतवर या बहुत ही, यानी कि जिसे कहते हैं कि ये नहीं हटने वाला, मगर उसको भी हटाया जा रहा है। हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की कि वो रिकवरी करने के लिए हमें फोर्स दें। आए दिन हमारे मुलाजमीन को जो ज़्यादतियाँ की जाती हैं हमारे फीसरान के साथ की जाती हैं ताकि वो कम हों।
गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इक्विपमेंट दें जिससे हमारी जान बच सके, काम के दौरान वर्क जो है ना हमें सेफ्टी मतलब मिल जाए कि हम एक बात को देख लेना। मैं एक मिनट आपको रोकूंगा यहाँ, इसलिए 1,000 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं, सामान सेफ्टी का नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का नारा इसलिए लगाती है ताकि आप इन मौक़िफ़ से हट जाएं कि जो आप चीज़ें मांगते हैं ना वो छोड़ दें, ताकि ये कह रहे हैं कि चलो प्राइवेट ना करें, बाकी ठीक है हमारा जैसे गुजारा है। क्योंकि बहुत सारे हमने लाइनमैन देखे खंभों के ऊपर, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर बिजली लगने से वो शहीद होते हैं, उनकी अमवात होती है और गवर्नमेंट सिर्फ अफसोस करती है। देखें जी, हमारी कंपनी के जो मुलाजमीन के अखराजात हैं ना, बमाए पेंशन, वो तकरीबन 1 अरब रुपया है। हमारी जो बिलिंग आमदन है ना महाना, वो 18 से 20 अरब है। हमारी फेस्को की जानब से तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया जो है वो FBR को टैक्स की मद में जा रहे हैं। उसके अलावा IPP को हम हमेशा बर वक्त अदायगी करते हैं। हम ये कहते हैं, हमारा ये मुतालबा है कि वो कौन सा आला दिन का चिराग होगा कि जो प्राइवेट आएगा वो बेगाना होगा, वो आकर लोगों को सहूलत देगा और मुलाजमीन को निकाल देगा, इन ख़ानदानों को तबाह कर देगा, इनके चूल्हे ठंडे कर देगा, इनके घरों की लाइटें बुझा देगा। वो कौन, उनको लाने की क्या ज़रूरत है? ये हमारी कौम है। दूसरे नंबर पे भाईजान, गवर्नमेंट अगर दारे बेच देती है, ये जो अदारे हैं ये इसको फ़रोख्त कर दे, तो गवर्नमेंट किस पे करनी है? ये अदारे कौमी, ये वज़ीर तवानाई क्यों होगा? हाँ, वज़ीर तवानाई या वो डिपार्टमेंट की जो पेपको है, मतलब सेक्रेटरीट पूरा है, इसकी वो क्या ज़रूरत होगी? हमारी ये गुजारिश है कि हमने इमरान खान साहब को वोट दिए, मैं उनका एजेंट भी था, और ये हमारी जो तंजीम है ये वेलफेयर अदारा है, ये यतीमों को, बेवगान को यूनियन की तरफ से सपोर्ट करती है। हमें कभी उम्मीद थी इमरान खान साहब के बयान के मुताबिक, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने कोशिश की कि प्राइवेट किया जाए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने किया कि प्राइवेटाइजेशन की जाए, और उस वक्त इमरान खान साहब पूरी टीम के साथ हमारे साथ थे, हमारे जलसों में थे, हम उनसे मुलाकातें करते थे, हमारे लीडरों की मीटिंग होती थी, वो कहते थे कि नहीं ये यहूदी को देंगे, ये बिल्कुल गलत है, हम नहीं देने देंगे। अब चूँकि वो गवर्नमेंट में हैं तो हम उन्हें वादा याद दिलाते हैं कि अपने वादे पे कायम रहो। ये अदारे कौमी मलकियत हैं, ये किसी एक बंदे की मलकियत नहीं है, ये कौमी अदारे हैं और कौमी मलकियत हैं और तमाम सूबों की ये इकाई हैं। ख़ास तौर पर वापटा ये चारों सूबों की जंजीर है। यहाँ कहीं हाँ इसमें गवर्नमेंट का काम है कि बिजली चोरी है मसलन, उसको रोकने गवर्नमेंट नहीं रोक सकती तो फिर प्राइवेट कैसे रोकेगा? कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उसको जो उनके साथ मुआदे किए गए हैं, क्या वो गवर्नमेंट के हक़ में है? पैसे तो आ गए और ख़त्म हो गए, आगे वाम तंग, और गवर्नमेंट के लिए आए दिन परेशानी। और दूसरी बात देख लें कि पीपल्स पार्टी ने इसको निजकारी के हवाले किया था, उसके बाद लोगों ने क्या एक्शन लिया कि पीपल्स पार्टी की कोई सीट भी नहीं छोड़ी कराची में। ये इसका नतीजा है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बड़ी उम्मीद भी करते हैं और उनका विजन भी है। मजबूरियाँ, हाँ ठीक है, मजबूरियाँ होंगी IMF की, वर्ल्ड बैंक की, मगर क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी मतलब टीम नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जैसे अदारे बेचने की बजाय इसमें सलाहत पैदा की जाए और इनकी आमदन बढ़ाई जाए, इनकी आमदन बढ़ाकर इस मुल्क को रिलीफ दिया जाए, सस्ती बिजली दी जाए और हाइडल से पैदावार जो बिजली है ना उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि वो सस्ती पड़ती है। और IPP से जो मुआदे किए हैं पिछली हुकूमतों ने, मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन पे नज़रसानी की जाए ताकि लोगों को सस्ता जो रेट है वो मिल जाए और लोग सुख का सांस लें, सनत का पहिया चल सके और कौमी अदारे जो हैं गवर्नमेंट के पास रहें। एम्प्लॉई सन जो हैं, वापडा एम्प्लॉई जो हैं तमाम कंपनियों के, उनको जो पेंशन मिलती थी, तनख्वाह मिलती है, ये उनका निज़ाम चलता रहे ताकि ये हुकूमत का काम होता है ना, यानी पेंशन देना हुकूमत का काम है। प्राइवेट बंदा तो पेंशन नहीं देगा, प्राइवेट बंदा सालाना तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, वो एक पैकेज के तहत चलेगा कि ये काम कर लें, ये दिहाड़ी दूँगा या ये तनख्वाह दूँगा मंथली, अगर कोई गलती होगी तो फारग करके घर भेज देगा।
क्योंकि वक्त कम है, प्रोग्राम के आखिरी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और मैं इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहूँगा जो सर फराज साहब ने बातें की, मेरे ख्याल में इसके बाद कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट या काउंटर उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन नहीं बनता था। इसलिए मैं ये चाहूँगा हुकूमत से एक पैगाम इनका पहुँचाऊँगा ज़रूर डेफिनेटली कि अदारे जब ठीक चल रहे हैं, सही डरक के ऊपर हैं, तब ऐसी मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों की नहीं नौबत आनी चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन करके आकर चाहते क्या हैं उन अदारों से जो कामयाब अदारे हैं कि उनके ऊपर बाद में रोना रोया जाएगा, जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल के साथ किया गया। अफसोस होता है कि हम बाहर से मशीनरी लेके आते हैं। आज हम लूम्स ख़ास तौर पर जो ख़रीद रहे हैं, जो फैसलाबाद की ज़रूरत पड़ी है, हमें बाहर से लानी पड़ी हैं ऑर्डर्स पर। ये हमारी अपनी स्टील मिल चल रही होती, सब कुछ यहाँ से बनता और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला उसके अंदर इजाफा होता। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।